ओके। गुड मॉर्निंग अगेन। आज बोला चलो फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम आप लोग को बता रहे थे क्या, हम जो है कौन कौन सा टॉपिक आपको बता दिए थे। पहले ये बताइए किसको किसको याद है, कौन कौन सा टॉपिक बताए थे, याद है? हम्म। देखिए, हम सबसे पहले बताए थे बाबू, टॉपिक में अगर किसी को याद होगा तो हम बताए थे क्या क्या लास्ट क्लास में। अरे यार, वेरी बैड हैंडेड, वेरी बैड। देखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम बताए थे, तुम लोग को याद होगा सबको, कि हम लोग अभी जैसे 2025 में है, ठीक है। तो हम बताए थे कि जो साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट है वो 3 फेज में हुआ है। पहला ये फेज है यहाँ से लेकर के 1600 तक में, इसको हम कहते हैं मॉडर्न टाइम। 1600 एडी से लेकर के 1525 तक इस एडी तक, इसको मॉडर्न टाइम का डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद 1600 से लेकर चला जाओ 750 एडी तक, इसको हम लोग कहते हैं मिडाइवल टाइम का। ये तो ये दो चीजें पढ़ा चुके हैं, सॉरी ये मॉडर्न नहीं पढ़ा। अच्छा, बताते हैं अभी क्या क्या देखे, तुम थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। उसके बाद 750 के बाद अगर पीछे चला जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे जीसस का जीसस क्राइस्ट था। और यहाँ से पीछे चला जाओ तो लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे 3000 बीसी के आसपास देखने को मिला था। और यहाँ पे आपका जीरो है, ये जीरो जीसस क्राइस्ट है, इसको डेट को याद रखिएगा, मेन है ये जीरो। जीरो से जीसस क्राइस्ट, इधर से 2025 साल आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। और इधर से हम लोग क्या बोलते हैं आपका 2023 तक है, मतलब 3000 साल पीछे चल रहे हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पे हम अलग अलग आपको बताए थे क्या पिछले क्लास में, कि यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद मिडाइवल में इस समय बहुत सारा डेवलपमेंट था, मॉडर्न में इस समय बहुत सारा डेवलपमेंट था। तो हम ये सब कुछ पढ़ा चुके थे। आज हम देखेंगे ना कि मॉडर्न टाइम में कौन कौन सा साइंटिस्ट का आपका कंट्रीब्यूशन किस किस तरह से रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेशली इंडिया का, क्योंकि हम लोग इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलो। तो हम मेरा आपको पता ही है, हम आपको पहले भी बोले हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपको सामने, आपके सामने वो बुक खुला होना चाहिए। अगर हरी सर का कोई भी एडिशन हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सेवन्थ एडिशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसमें आपका कंटेंट सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस। ठीक है। तो आप ये बुक को खोल लें और सामने बैठ करके पढ़ें। और हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको वहाँ बुक में देखना हो सकता है किसी बुक में कुछ टॉपिक कम हो, किसी में कुछ ज़्यादा हो, लेकिन मोर और लेस सब में आपको एक ही तरह का टॉपिक मिलेगा। क्लियर? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहाँ गया ये पेज? हाँ, देखो, इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। भारत में कौन कौन सा साइंटिस्ट है, ये टॉपिक है बुक का। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक हेडिंग है, ये चैप्टर 1 का पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंटिस्ट का, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, एंड देयर कंट्रीब्यूशन। किसका? इंडिया का साइंटिस्ट का, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। इस चीज को, टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले समझो, देखो, सबसे पहले एक पर्सनालिटी का नाम है जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुज अय्यनर, अय्यनागर। ठीक है। तमिल का नाम है, तमिलनाडु का, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। श्रीनिवास रामानुजन अय्यनगार। ठीक है। तो रामानुजम का तो नाम सुने होंगे आप लोग, तब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना शुरू करते हैं। ये पूरा उनका नाम हुआ श्रीनिवास रामानुज अय्यनगार। ठीक है। अब हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन है बाबू, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ब्लैक लेने दो। हाँ, सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, सो देखो, इनका कंट्रीब्यूशन है श्रीनिवास रामानुज वर्क ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे भारत में काम करते थे। ठीक है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये भारत में वर्क करते थे। ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल एनालिसिस। ये एक मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुज। इन पे एक मूवी भी बना है, अगर आपको पता होगा तो। मैथमेटिशियन थे जबरदस्त। इन्होंने किस पे काम किया था, मैथमेटिक को एनालाइज किया था, उसका थ्योरी, बहुत सारा थ्योरीज मैथ में बताया था, इन्फिनाइट सीरीज के बारे में बताया था, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में बताया था। सीरीज मैथ में पढ़े ना, सीरीज रीजनिंग में पढ़ते होंगे। सीरीज हो गया, उसके बाद फिर आपका फ्रैक्शंस हो गया, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारा बताया था। इंक्लूडिंग सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एंड देयर कंसिडर अनसॉल्व। और बहुत सारे इन्होंने ऐसा मैथमेटिक्स को सॉल्व कर दिया था जिसको, मतलब मैथमेटिक्स जो को मतलब कहा जाता था कि अनसॉल्यूबल है, अनसॉलेबल है, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मगर इसको भी ये जो है अनसॉल्व कर, मतलब ये सॉल्व कर दिए थे। कौन? रामानुज जी। मैथमेटिक्स में इनका यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। क्लियर? उसके बाद क्या लिखता है, रामानुज एज
कंपाइल्ड नियरली 3900 रिजल्ट। इन्होंने कंपाइल किया है कितना, 3900। अरे यार ये दिखता नहीं है ना, चलो आप दिखेगा ठीक से। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि 3900, 3900 रिजल्ट को मतलब रामानुज हैज कंपाइल्ड नियरली 3900 रिजल्ट, मोस्टली आइडेंटिटी एंड इक्वेशन सच एज रामानुज प्राइम, मतलब प्राइम नंबर हो गया, थीटा जो हम पढ़ते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद आपका पार्टीशन, ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, पार्टीशन फार्मूला हो गया, मॉक थीटा हो गया। ये मतलब इनके बारे में इन्होंने काफ़ी सारा चीज़ों को कंपाइल करके एक जगह पे रखा है, मतलब लिखा है। जैसे आपका थीटा पढ़ते हैं ना, साइन थीटा, ये वाला साइन याद है, ये जो थीटा वगैरह, तो इसके बारे में। और ये सब का सब चीज़ जो है ना, रामानुज जी इस किताब में लिख कर रखे, 3900 उनका कंपाइलेशन था, उसमें वो चीज़ को डाल कर रखे, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। ट्रिनिटी कॉलेज है कैम्ब्रिज में है, ठीक है, वहाँ पे इनको सेलेक्ट किया गया था, उनके एक मेंबर थे ये, ठीक है, कैम्ब्रिज एंड यंगेस्ट फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। और ये मेंबर थे, किसके साथी थे, फेलो का मतलब होता है साथी, किसके थे, रॉयल सोसाइटी जो होता है ना, एक इंटरनेशनल लेवल का एक बॉडी है, ठीक है, जो कि नेचुरल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। नेचुरल बिलीव नॉलेज मतलब कि प्रकृति का जो नॉलेज होता है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। तो इसके भी एक मेंबर हुआ करते थे रॉयल सोसाइटी के, कौन, रामानुज जी। तो ये इनका पूरा का पूरा ये हुआ, क्लियर। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड पर्सनालिटी जो हमारे सामने है, उनका नाम है चंद्रशेखर वीरमना, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीवी रमन। तो सीवी रमन जी का क्या है कंट्रीब्यूशन, उसको देखते हैं हम लोग। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी कन्फर्ड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। 1930 में इनको सबसे पहली बार क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। क्या दिया गया था बेटा, नोबेल प्राइज, किसमें, फिजिक्स में, फिजिक्स का फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। और फर्स्ट एशियन थे ये, एशिया में पहला थे जिनको इसको ये प्राइज मिला था। वेरियस एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड, रिसर्च पेपर मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग, लाइट वाज प्रिपेयर। इनके द्वारा क्या क्या हुआ था, बहुत सारा कंसेप्ट, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो रिसर्च पेपर है, उसके इनके द्वारा मतलब पब्लिश किया गया था, इनके द्वारा सर्च किया गया था कि लाइट कैसे स्कैटर करता है। आपने वो पढ़ा होगा ना, प्रिज्म वाला जो कंसेप्ट है, कि कैसे स्पेक्ट्रम से लाइट जो है वो पूरा का पूरा ये होता है। तो इसी तरह का लाइट स्कैटरिंग का जो चीज कंसेप्ट है, ये सीवी रमन जी भी दिए थे, क्लियर। द डिबेट ऑफ द नेचर ऑफ द लाइट वेदर इट इज अ वेव और पार्टिकल वाज इंडेड। अच्छा, पहले क्या था ना, एक डिबेट था कि जो लाइट है, क्या ये एक पार्टिकल है, मतलब वेव है या पार्टिकल है, ये वेव है या पार्टिकल है, इस पे बड़ा डिबेट चलता था, ठीक है। तो रामानुज जी इनका रमन इफेक्ट आया था, सीवी रमन जी का एक रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। उसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो किसका मिलकर बना है, फोटॉन्स का बना है मिल करके, ठीक है। was particle was aided by Raman, which proved that the light is made up of particle not a photon। पहले सब कुछ होता था ये वेब है, कुछ होता था ये पार्टिकल्स है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था, ये एक फोटोन था, जो कि खोज किसके द्वारा किया गया था, रमन इफेक्ट के द्वारा, सीबी रमन जी के द्वारा। अब एक बात बताता सुनो, देखो ये सब जो सब सुन रहा होगा ना, फोटोन क्या है, वेब क्या है, पार्टिकल क्या है, तो ये सब बेसिक साइंस है। और ये बेसिक साइंस ना आपको क्लास 9th और 10th का पढ़ना पड़ेगा। अगर हम एक एक चीज बताने लगे कि वेवलेंथ क्या होता है, वेब क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, तब तो बस इसी में टाइम निकल जाएगा। तो पहले एक बार क्लास 9th और 10th का जो बेसिक साइंस है, 11th 12th का, उसको भी पढ़ के आए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये दूसरा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तीसरा साइंटिस्ट हमारे सामने रहे हैं जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम रहा उनका, जगदीश चंद्र बोस। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टार्ट किए कि नहीं यार, आई थिंक द रिकॉर्ड इज गोइंग ऑन। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक। तीसरा है जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है इनका, जगदीश चंद्र बोस। मैं गला थोड़ा खराब है। जगदीश चंद्र बोस वाज यूनाइटेड फॉर द पेपर 1930 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पोलर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सुनो, ये क्या हुआ था 1917 में ना, 1917 में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो रेडिएशन का स्टडी उन्होंने किया था, उस पर पेपर पब्लिश किया था। एंड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रे, और जो इलेक्ट्रिक रे का जो होता है ना, उसको पोलराइजेशन भी किया था। इलेक्ट्रिक रे क्या होता है आपको पता है, कि जो लाइट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक का जो रे होता है,
इसका पोलराइजेशन का भी स्टडी किया था। ये सब साइंस का कंसेप्ट है, आपको 11th और 12th का बुक को या फिर 9th और 10th को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। बस इस हम लोग एक्चुअली साइंस एंड टेक में आपको बता देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इलेक्ट्रिकल रे हो गया, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। डॉक्टर बोस इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ which is used for the recording the even the millionth part of the millimeter of the plant growth any moment। यही है ना, जगदीश चंद्र बोस वही है जिन्होंने एक डिवाइस का खोज किया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। और इसके थ्रू क्या होता है ना, क्या स्टडी होता है कि अगर एक जो प्लांट है तो प्लांट का सैपलिंग लगाया, इससे जो प्लांट जो छोटा छोटा बड़ा होता है ना धीरे धीरे, तो एकदम मिलीमीटर का भी जो साइज बढ़ता है ना, इसको स्टडी करता है ये क्रेस्कोग्राफ। तो इसका खोज कौन किया था? जगदीश चंद्र बोस किया था। क्लियर? इन्होंने ही किया था उस खोज को। तीसरा, he has demonstrated through choreograph that the sap's upward movement in the plant is living। अच्छा, ये क्रेस्कोग्राफ के रिसर्च किए, इसके थ्रू ही बता पाए कि ये जो प्लांट है ना, ये किस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है, यानी कि बढ़ता है। क्लियर? और एक चीज आपको बताते हैं, मतलब इसका जो ग्रोथ हो रहा है ना, लिविंग बींग है, इसका भी बारे में ये क्रेस्कोग्राफ के थ्रू ही पता चला हमको, और ये जगदीश चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 3 साइंटिस्ट हो गया, अब चौथा साइंटिस्ट है हमारे सामने, जिनका नाम है, ये सब के सब इंडिया के हैं, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। भाभा, ठीक है। भाभा इज नोन फॉर द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है इनको, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। दूसरा, ही सजेस्टेड Sir Dobaji Tata for establishing an institute to lay the country's foundation as the world nuclear power, which lead to the establishment of Tata Institute of Foundation। इन्होंने सजेस्ट किया था ना सर दौरव जी टाटा को, ठीक है, कि आप जो है एक इस्टेब्लिश कीजिए इंस्टीट्यूट जो कि कंट्री का फाउंडेशन बना न्यूक्लियर पावर को लेकर के। टाटा फॉर इस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूट टू ले द कंट्रीज फाउंडेशन एज द वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर। मतलब इन्होंने जो है he suggested Sir Dodoji Tata for establishing an institute to lay the country's foundation as the world nuclear power, which leads to the establishment of Tata Institute। अच्छा, ये जो है ना, मतलब होमी बाबा जी, जहांगीर बाबा जी जो थे, वो इनको बोले क्या बोलते हैं, दौरव जी टाटा को, कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए जिससे हम लोग न्यूक्लियर जो पावर है ना, न्यूक्लियर पावर को वर्ल्ड लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर सके कि हमारे पास पावर है न्यूक्लियर पावर, मतलब इसको बना सके। जिसके वजह से इन्होंने क्या किया था, इंडियन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIRF का इन्होंने TIRF का फाउंडेशन किया था, किन्होंने, होमी जहांगीर बाबा ने। कोई दिक्कत? चलो। द कंट्री द फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर विच इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉज सेट अप द ट्रॉम्बे अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस। आपने आपने एक नाम सुना होगा बार्क का, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका ट्रॉम्बे में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, जहाँ पे आपका इसका एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये इन्हीं के नाम पे पड़ा है। क्लियर? द कंट्रीज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा वाज एस्टेब्लिश्ड। देखो, इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था ना, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर क्या होता है आपको पता होगा। एटॉमिक रिएक्टर क्या करता है ना, कि न्यूक्लियर फ्यूजन का, अपने को साइंस में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कि जो एटम्स का पार्ट होता है ना, इसको तोड़ दिया जाता है, एटम जो डिवाइड होता है अलग अलग पार्टिकल्स में। तो एटॉमिक रिएक्टर का इन्होंने खोज किया था, मतलब ये फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग, नहीं, एटॉमिक रिएक्टर जो है ना, ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा, जिसका नाम था अप्सरा। अब तुम आपसे ऐसे पूछ देगा फिल्म्स में कि अप्सरा क्या था, तो अप्सरा वही था जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका, मतलब द द कंट्रीज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, ये इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर था अप्सरा, जो कि आपका कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होमी जहांगीर बाबा के तौर पे। आज मैं तबीयत ठीक नहीं, ठीक है। ही बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश इन द 1948। साथ ही साथ 1948 में हमारा जो बना था क्या, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये हमारे चेयरमैन भी रहे थे, फर्स्ट चेयरमैन भी थे होमजी बाबा, जहांगीर बाबा। ही वॉज द रिसिप्ट ऑफ पद्म भूषण। इनको क्या क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
ओमी बाबा प्राइज गिवन टू द स्पेशली थियोरेटिकल फिजिक्स। इसके साथ साथ इनको प्राइज मिला है थियोरेटिकल फिजिक्स में, काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये इनका पूरा पूरा होगा। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, डॉक्टर दरबजी टाटा को प्लान किए थे, मतलब सजेस्ट किए थे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हम लोग कैपेबल होंगे, उसके लिए वो टीआरएफ का हम लोग इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाबा होमजी ये बना, मतलब एटॉमिक जो सेंटर था वो बना। इन्होंने एटॉमिक रिएक्टर का जो है, जो हम लोग अप्सरा एटॉमिक रिएक्टर है उसके बारे में इसको फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किए थे, यही थे वो। उसके बाद ये चेयरमैन भी रहे थे एटॉमिक एनर्जी के, ठीक है, सॉरी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 1948 में। और साथ ही साथ इनको बाबा प्राइज भी मिला था थ्योरेटिकल फिजिक्स में। तो ये पूरा का पूरा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन? अब नेक्स्ट है हमारे पास जिनका नाम है विक्रम अंबालाल साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई, अब ये थे, इनके बारे में बताते सुनिए। अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ विक्रम इंडियन लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट। इन्हीं के गाइडेंस में हम लोग का पहला जो सैटेलाइट था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, इसको हम लोग सबसे पहली बार लॉन्च किए थे इन्हीं का गाइडेंस में। दूसरा, ही स्टैब्लिश इंडस्ट्री लाइक साराभाई गैंगेज लिमिटेड। इन्होंने इंडस्ट्री जैसे कि साराभाई गैगी लिमिटेड, ठीक है, गैगी लिमिटेड, इस तरह का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको उन्होंने स्टैब्लिश किया था। साथ ही साथ साराभाई ग्लास, साराभाई केमिकल, साराभाई मिल्क लिमिटेड, ये सबको इनको स्टैब्लिश करने में इनका बड़ा हाथ था, ठीक है। तीसरा, ही एफर्ट सेव्ड करोड्स ऑफ इंडियन रुपीज इनिशिएटिंग टू मिशन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस इन मिलिट्री हार्डवेयर। अच्छा, इनका जो है ना एक मिशन था इनिशिएटिव इंडियन, मतलब हम लोग का बहुत सारा पैसा बचा दिए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलिन, ही एफर्ट सेव बाय द इनिशिएटिंग द मिशन, इन्होंने मिशन जो है वो जारी कर दिया था एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन जो दवाई होता है मेडिसिन, इसके लिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा भारत में बहुत सारा लोगों का बहुत करोड़ों रुपया बच गया, ठीक है। आपको पता है एंटीबायोटिक क्या होता है, पेनिसिलिन क्या होता है, मेडिसिन होता है। और ये आपको काम दिया जाता है कब? याद कीजिए, जब कोई आपको ऐसा मान लीजिए कि शरीर में किसी तरह कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ होता है, या फिर कोई जर्म्स अटैक कर देता है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि एंटीबायोटिक मतलब इधर से जो बायो आ गया, घुस गया शरीर में, इसको ये काटता है, इसलिए इसका एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इस तरह का चीज़ जो है इसको खोज किए थे, ठीक है। और साथ ही साथ मिलिट्री में बहुत सारा हार्डवेयर का इस्तेमाल किए थे, मतलब एंड मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मिलिट्री के लिए जो हार्डवेयर बनेगा कि क्या गन बनेगा, क्या वेपन्स बनेगा, इसके लिए भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर फैक्ट्री, इनमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था विक्रम अंबाभाई साराभाई का, ठीक है, इनका बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन था। क्लियर? अब देखते हैं उसके बाद और क्या होता है। द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग वेरियस रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट इंडियन गोज टू, बहुत सारा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, इनका क्रेडिट इसको दिया जाता है। जैसे विक्रम भाई अंबालाल साराभाई इंस्टीट्यूट जो है वो का क्रेडिट इनको दिया जाता है, विक्रम भाई अंबालाल साराभाई इंस्टीट्यूट, ठीक है। और वन सच प्रोमिनेंट एग्जाम्पल IIT, सॉरी IIM, जो याद है IIM बच्चे, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं आपका MBA वगैरह करने के लिए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनका भी नाम वन सच प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, ये जो इंस्टीट्यूट है ये इस्टेब्लिश करने में इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट में, इसका क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है, IIM जैसा इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ ऑल्सो सर्व द चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च, मतलब इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ स्पेस रिसर्च, स्पेस एंड ये पूरा हुआ INSCOSPR, मतलब इंडियन कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च एटोनॉमिक, इसके ये चेयरमैन भी थे। कौन थे बाबू? ये चेयरमैन थे, ये चेयरमैन भी थे, ठीक है। ही वॉज द डायरेक्टर ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग सेंटर। साथ ही साथ जो हम लोग का थुम इक्वेटोरियल लॉन्चिंग सेंटर, मतलब लॉन्चिंग सेंटर, जैसे ये मान लीजिए कि हम लोग का ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं प्लेन को, सॉरी रॉकेट को। और ये जो आपका रॉकेट को जो लॉन्चिंग किया जाता है ना, तो इसका जो हम लोग का भारत में थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग जो ये है, ये मतलब इसके वो डायरेक्टर भी थे जब ये बन रहा था। ही वॉज द डायरेक्टर ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का, उस समय ये डायरेक्टर भी थे। क्या थे वो? डायरेक्टर भी थे उस समय। कोई दिक्कत? चलो, साराभाई वॉज कन्फर्ड विद द पद्म भूषण, और इनको पद्म भूषण भी मिला है, साथ ही साथ पद्म विभूषण भी मिला है। ही हैज ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। गाँव में इन्होंने क्या किया था, सारा विक्रम अंबालाल साराभाई ने, कि गांव-गांव में एजुकेशन को कैसे पहुंचा जाए, जो सैटेलाइट का मदद से लेकर के, ये भी इसमें इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था।
क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोमिनेंट आते हैं लीडर, मतलब नेक्स्ट आदमी बंदा जो आता है, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, एक्सट्रीमली ग्रेट पर्सनैलिटी, एपीजे कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। टुडे माई हेल्थ इज एक्सट्रीमली बैड, सो दैट इज वाई। चलो, एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनका जन्म कब होता है? 1931 में, 1931 में इनका जन्म होता है, ठीक है। आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में इनका जन्म होता है, ठीक है, इनका, कलाम साहब का। अब क्या लिखता है, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ भारत के ये 11th प्रेसिडेंट भी थे। कौन थे? 11th प्रेसिडेंट। ही वॉज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनको अवार्ड दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन का। साथ ही और भारत रत्न भी इनको मिला है, 1997 में इनको भारत रत्न मिला है, मतलब आजाद हुए हम लोग 47 में, 1997 में इनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न भी इसको मिला है। इन द साइंस ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड, साइंस और इंजीनियरिंग का फील्ड में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनका। क्लियर। डॉक्टर कलाम है सर्व द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द, अच्छा इसरो के ये इनको इसरो को भी ये सर्व किए हैं 1963 से लेकर के 1986 तक, मतलब 1963 से लेकर के 1982 तक, 1963 से लेकर के 1983 तक इन्होंने इसरो को भी सर्व किया, मतलब इसरो में भी अपना योगदान दिया, इसरो में। कौन? कलाम साहब। उसके बाद डॉक्टर कलाम डेवलप्ड अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 एट विक्रम बाई सारा स्पेस सेंटर, इन्होंने ही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी बनाया था। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्चिंग विद SLV, आप नाम सुने SLV का, PSLV, SLV, ये सब जो रॉकेट होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एट विक्रम बाय सेंटर विच प्लेस द सैटेलाइट रोहिणी एंड ऑर्बिट। सुनो, SLV, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? एक तरह का रॉकेट होता है इस तरह का, ठीक है, बन गया। अब इस पे क्या करेगा कि यहाँ रॉकेट को बैठा देगा यहाँ पे, और रॉकेट को बैठाने के बाद क्या करेगा? इसको रिलीज कर देगा। तो जैसे रिलीज करेगा ना, तो क्या होगा? ये सीधा का सीधा चला जाएगा कहाँ पे बाबू? ये चला जाएगा ऑर्बिट पे, इस पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट घूमने लगेगा। तो इस तरह का चीज का भी जो खोज है, वो हमारा कलाम साहब ही करने को देखने को मिले। अब यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट को बैठा दे सके करके, मतलब इसका जो कैप होता है, उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया, इसको पेलोड बोला जाता है, इसको लॉन्च कर दिया जाता है इस पे, ठीक है। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उसके बाद ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च DRDO, ये DRDO के डायरेक्टर भी रह चुके। ड्यूरिंग द टेन्योर एज द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही वाज इंटरेस्टेड विद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, जब वो DRDO में था ना, हम कलाम साहब DRDO में भी थे, ठीक है। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था IGMPD, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट के तहत इन्होंने मतलब ये इसमें जो है, हिज टेन्योर डायरेक्टर ऑफ डिफेंस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, ही वाज इंटरेस्टेड रिस्पांसिबिलिटी इंटर डेवलप द सर्विस प्रोजेक्ट। हाँ, तो आप जैसे मान लीजिए पृथ्वी प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, नाग हो गया, तो ये सब हमारा जो रॉकेट है, ये सब जो हमारा मिसाइल है, सॉरी रॉकेट बोल रहे हैं, मिसाइल जो है, ये सब इसी के अंदर आता है। तो इनमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल था, जब ये DRDO में अपना टेन्योर दे रहे थे, मतलब अपना DRDO में जब इनका कंट्रीब्यूशन रहा था तब। क्लियर। अब इसके बाद आता है अनिल खोदकर। अनिल खोदकर का क्या कंट्रीब्यूशन, उसको देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट देखेंगे, आज हमको एक्चुअली मन नहीं कर रहा लेक्चर लेने का, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट माय टुडे इज माय हेल्थ इज नॉट गुड। अनिल कोडकर जो है, इनके बारे में बताते, सुनो अनिल कोडकर क्या थे। अनिल काकोडकर है, सॉरी काकोडकर है। ही वॉज द मैकेनिकल इंजीनियर एंड द इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और साथ ही साथ इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, ये दोनों ही थे। उसके बाद ड्यूरिंग 1996 टू 2000 ही वाज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। 1996 से लेकर के आपका सन 2000 तक वो चेयरमैन भी रहे थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, किसके? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब जो भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया एंड द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार का, उसका एक सेक्रेटरी भी थे ये, ठीक है। उसके साथ क्या लिखता है? डायरेक्टर ऑफ द एटॉमिक, उसके साथ साथ ये डायरेक्टर भी थे, सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट के, और डायरेक्टर भी थे। किसके डायरेक्टर थे वो? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रहा है, ठीक है। फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ही वाज फेयर्ड विद द पद्म भूषण इन द ईयर 2009। 2009 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, मतलब अवार्डेड किया गया था, सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, ठीक है। उसके बाद काटकुटकर के सपोर्ट कैंपेन इंडियन सेल्फ रिलायंट थोरियम डेवलपमेंट हैवी वाटर रिएक्टर। भारत में जो हैवी वाटर रिएक्टर है, हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी हम बताते हैं क्या है हैवी वाटर रिएक्टर जो है। इसमें ये मतलब इनका बहुत बड़ा सेल्फ रिलायंट बने हम लोग। सेल्फ रिलायंट मतलब हम लोग किसी पर डेवलप नहीं रहना पड़ा, हम लोग खुद का रिलायंट बने। इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रोल था। जिसमें क्या लिखता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लूटोनियम एज अ ड्राइवर फ्यूल। मतलब इसमें इन्होंने प्लूटोनियम जो है ना, इसको ड्राइवर फोर्स किया किसको चलाने के लिए, थोरियम द यूनिक रिएक्टर सिस्टम प्यूरिफाइड द सेफ टेक्नोलॉजी वुड जनरेट 75 थोरियम। थोरियम से क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का जो हम क्या बोले, वाटर हैवी वाटर का जो इस्तेमाल किया था, मतलब हैवी वाटर रिएक्टर जो है, ये क्या करता है, तोड़ देता है आपका इलेक्ट्रॉन्स को दो कैटेगरी में। और इसके बाद मतलब एटम्स को दो कैटेगरी में, और मतलब न्यूक्लियर एटम्स को। और तोड़ने के बाद क्या, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। दैट्स इट। आज के लिए हम इतना छोड़ देते हैं, आज मेरा एक्चुअली मन भी नहीं कर रहा है।